नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 अतीत से वर्तमान चैप्टर 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है तो देखिए, भारत में यूरोप के बीच स्थल मार्ग होने वाले व्यापार में डैश भूमिका थी। तो अरब सौदागर की, किसकी थी? तो अरब सौदागर की। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा प्रश्न है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल कहाँ रखा जाता था? तो फैक्ट्री में रखा जाता था, और जिस जगह पर रखा जाता था उसको फैक्ट्री कहते थे या फैक्टर भी कहते थे, ठीक है, जिसकी किलाबंदी होती थी। आगे प्रश्न है, एक के बाद एक लड़ाइयों ने मराठों को क्या कर दिया था? तो कमज़ोर कर दिया था। मतलब लड़ाइयों से क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए लड़ाई कम करना चाहिए। आगे है, डैश अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायता संधि को स्वीकार किया। तो सिराजुद्दौला और शाह आलम ने क्या किया? अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधि को स्वीकार करने वाले थे। आगे प्रश्न देखिए, विलय की नीति का अनुसरण किया। तो अंग्रेजों ने विलय की नीति लाई थी कि जिसका नहीं रहेगा कोई भी पुत्र, उसको क्या किया जाएगा? उसकी सियासत को अपने में मिला लिया जाएगा। अब चलिए सही और गलत वाले प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदलने में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। तो ये गलत बात है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ये बात सही है। भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। ये भी बात सही है। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये भी बात सही है। और कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेना से बेहतर और बंदूक भी थी। ये भी बात सही है। आगे प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, यूरोप के व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया? उत्तर लिखेंगे, यूरोप के व्यापारी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाना, और व्यापार का अर्थ ही होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य के व्यापार के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र की सुविधाएं मिली, अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? लड़ाई में मशगूल हैं, और उनमें फूट डालो की नीति भी अंग्रेजों ने डाल दी। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इससे राजनीतिक सत्ता पर उसकी पकड़ भी मजबूत हो गई। उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधा भी प्राप्त हुई, ठीक है। आगे प्रश्न है, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? तो बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था। उस समय जो बंगाल था वो बहुत धनी और बहुत बड़ा प्रांत था। इसमें आधुनिक बिहार, उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल का अधिकार प्राप्त करने का अर्थ था कि वहाँ से यूरोपीय कंपनियों के व्यापार दूर देशों तक फैल सकते थे और कुल मुनाफा स्वयं कमाया जा सकता था। अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेजों के लिए बहुत ही जरूरी हो गया। ऐसी स्थिति बन जाने का अर्थ होता कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती उस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई कर देना नहीं पड़ता। अतः व्यापारिक कारणों से अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। मतलब क्यों? तो बंगाल पर इसलिए अधिकार करना चाहते थे कि उनको अधिक से अधिक क्या होगा? मुनाफा होगा, ठीक है। आगे प्रश्न करेंगे। क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि को स्वीकार किया?
देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसमें आपसी तालमेल का अभाव था। हर राज्य दूसरे के इलाके हड़पने और राज्य का विस्तार चाहते थे। मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो सब लोग क्या करता था, दूसरे के राज्यों को भी हड़पना चाहता था। उसमें एकता का अभाव हो गया। स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपने आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्यों को लड़कर आसानी से जीत सके, जिससे अंग्रेजी को निजी स्वार्थ थी और वे लोग क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे और लोगों को सहायता देकर अपना अधिकार कर लेते थे। भारतीय शासक भी इसमें अपना लाभ देखते थे। उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार होगा, साथ ही शासक का राज्य अंग्रेजों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में बाधा खड़ी नहीं कर पाएगा। अंग्रेजी उनके खिलाफ दूसरे राज्य के सहायक युद्ध छेड़ नहीं सकेंगे और प्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लेंगे। अतः इस परिस्थिति से भारतीय शासक को अंग्रेजों की सहायता संधि स्वीकार करना ही पड़ा। आगे है पलासी। पलासी और बक्सर के युद्धों से क्या निर्णायक हुए, तो 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध हुआ। बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही फरमान 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक से प्राप्त किया था, जिससे बंगाल के राजस्व की काफ़ी क्षति हुई। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध किया। नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। फिर उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत की। मीर जाफर ने भी जब कंपनी की अनीतियों का विरोध किया तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया। नवाब का मतलब राजा होता है, ठीक है। बाद में वह अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। उसने भी मुगल शासक शाह आलम को अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ की। अतः तीनों संयुक्त सेना की कंपनी ने सेना के साथ पश्चिम बिहार में बक्सर नामक स्थान में 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ। इसमें भारतीय सेना की हार हो गई और इस हार के पश्चात 1765 में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इस प्रदेश में राजस्व वसूलने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। इससे अत्यधिक व्यापारिक फायदा हुआ और जब वे बंगाल विजय के बाद भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों के रूप में उभरे, धीरे धीरे भारत का आर्थिक संसाधनों पर उन्होंने कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया। अतः यह स्पष्ट है कि पलासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक था। मतलब पलासी से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो बक्सर का युद्ध था। यहीं से वो भारत के अपना अधिकार जमाने में सफल हुआ। अतः बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक था। क्या था, अधिक निर्णायक था।